गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेश स्वामी, व्याख्याता कृषि विज्ञान, भारतीय स्कूल सीखकर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में अपने चावल की खेती के बारे में, चावल की वैज्ञानिक खेती के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ने वाले हैं गेहूं की खेती का वैज्ञानिक अध्ययन। गेहूं भारत की मुख्य खाद्यान्न की फसलों में आती है और इसकी वैज्ञानिक खेती यदि अपन करें तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि गेहूं को अनाज का राजा, सीरियल ऑफ किंग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, किस फसल को अनाज का राजा कहा जाता है? तो गेहूं को अनाज का राजा या किंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स भी कहा जाता है। साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम एंड बिलोंग फ्रॉम ग्रेमिनी पोएसिया ग्रास फैमिली। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 = 42। या अपन कह सकते हैं इसका वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। कुल ग्रेमिनी या पोएसी या घास कुल भी कह सकते हैं। गुणसूत्र संख्या 2n = 42 है। नेटिव प्लेस ऑफ व्हीट एशिया माइनर इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। भारत की मुख्य अनाज की फसलें मैन सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया राइस व्हीट एंड मेज एंड मैन सीरियल क्रॉप ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड व्हीट राइस एंड मेज। भारत की मुख्य अनाज की फसलों में फर्स्ट पोजीशन पर चावल, दूसरे पर गेहूं और तीसरे पर मक्का है। जबकि विश्व की मुख्य जो खाद्यान्न या मुख्य अनाज की जो फसलें हैं वो फर्स्ट पोजीशन पर गेहूं आता है, दूसरे पर चावल आता है और तीसरे पर मक्का आता है। इसके दानों की महत्व यदि अपन पढ़ें, इंपॉर्टेंस ऑफ व्हीट यदि अपन पढ़ें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट 70% होता है, प्रोटीन 11% होती है और वसा 1.5 से 2.0% होती है। गेहूं की प्रोटीन को ग्लूटीन प्रोटीन कहा जाता है, जबकि चावल की प्रोटीन को ओरिजिनिन प्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ें टेस्ट वेट कि चावल के बीजों का परीक्षण भार का मतलब होता है कि 1000 बीजों का भार है वो टेस्ट वेट कहलाता है। किसी भी फसल के 1000 बीजों का जितना वजन होता है उसको टेस्ट वेट या परीक्षण भार कहा जाता है। तो चावल के गेहूं के बीजों का टेस्ट वेट है वो 22 ग्राम है। नेक्स्ट यदि अपन पढ़ें कि गेहूं एक सुपरागृत फसल है, इसके पुष्प क्रम को स्पाइक या एयर कहा जाता है, जबकि फल का प्रकार है वो कैरियोप्सिस है। किसी भी फसल के यदि फल का प्रकार इस प्रकार से है, यदि फल इस शेप में बनते हैं उसके, तो प्रत्येक को कैरियोप्सिस कहा जाएगा। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ चावल भी फल का प्रकार कैरियोप्सिस है, गेहूं का कैरियोप्सिस है, यहाँ तक कि गन्ने का भी कैरियोप्सिस ही होता है। इसमें जो आइज बनती हैं वो इस प्रकार से ही बनती हैं। वितरण की यदि अपन बात करें, ट्रैक्ट एरिया, कल्टीवेशन एरिया, तो चीन व भारत, क्षेत्रफल व उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर भारत है, दोनों में ही कल्टीवेशन एरिया और प्रोडक्शन दोनों में ही। जबकि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन है वो पंजाब में होता है और राजस्थान में गेहूं का उत्पादन है वो गंगानगर में होता है। यही कारण है कि गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसको अनाज का कटोरा कहा जाता है। जलवायु की यदि अपन बात करें तो शीतोष्ण जलवायु और एलडीपी का मतलब है यहाँ लॉन्ग डे प्लांट। वीट है वो एक लॉन्ग डे प्लांट है। C3 है, अपन ये कह सकते हैं कि कोल्ड एंड मॉइस्चर क्लाइमेट इज मोर सुटेबल फॉर वीट कल्टीवेशन। वीट ए लॉन्ग डे प्लांट एंड C3 प्लांट। मृदा की यदि अपन बात करें कि गेहूं के फसल को किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है, तो गेहूं के लिए दोमट मृदा उपयुक्त है, जिसका pH मान 5.5 से 7.5 के मध्य हो। इसके साथ साथ मृदा की अच्छी जल धारण करने की क्षमता हो और जल निकास की व्यवस्था अच्छी हो एवं जीवांश पदार्थ पर्याप्त मात्रा में हो। अपन ये कह सकते हैं कि सुटेबल loam soil is more suitable for wheat cultivation. This soil pH range is 5.5 to 7.5 and good water drainage system, organic material and water holding capacity. अब बच्चों अपन बात करते हैं किस्में। गेहूं की किस्में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेट, ICR, BHU में इनमें से क्वेश्चन उठता है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। अब अपन याद तो कर लें कि सुजाता गेहूं की किस्म है, परंतु यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी गेहूं की एक जीन वाली किस्म है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। गेहूं की एक जीन वाली किस्में कौन कौन सी हैं? सोनालिका, UP11 और सुजाता। गेहूं की एक जीन वाली किस्में हैं सोनालिका, UP11 और सुजाता। दो जीन वाली किस्मों में कल्याण सोना, सोनारा 64 और SD 2009। इस SD 2009 को अर्जुन भी कहा जाता है। और राजस्थान 102। उसके बाद अपन बात करें 3 जीन वाली किस्में, इसमें हीरा है, मोती, लाल बहादुर है वो दुर्गापुरा राजस्थान से विकसित है। महत्वपूर्ण किस्म है कि गेहूं की लाल बहादुर किस्म कहाँ से विकसित है? ऑप्शन में आपको पूसा दिल्ली दे सकता है,
बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। आपको राइट आंसर के लिए यहाँ क्लिक करना होता है, दुर्गापुरा जयपुर से विकसित है। उसके बाद अपन बात करें बीज दर व बुआई का समय। गेहूं की बीज कितनी बीज अपन 1 हेक्टर में काम में लेंगे अच्छे उत्पादन के लिए, और बुआई का समय क्या रहेगा। तो अपन बात करते हैं नवंबर 1st वीक टू 3rd वीक सुटेबल टाइम ऑफ सोइंग फॉर व्हीट क्रॉप। नवंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर के नवंबर का तीसरा सप्ताह है वो गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त है। बीज दर की यदि अपन बात करें तो साधारणतः बुआई के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज गेहूं के काम में लिए जाते हैं, और लवणीय यदि भूमि है तो अपन 125 ग्राम बीज काम में लेंगे। यदि डिबलर द्वारा बुआई ये सामान्यतः पेटाकास्ट भूमियों में की जाती है या जलमग्न भूमियों में की जाती है। इसके लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की आवश्यकता होगी। अब बच्चों बहुत प्रकार के रोग होते हैं, जैसे दीमक है, वीट का मुख्य इंसेक्ट है, और अपन ईयर कोकल की बात करें, ये महत्वपूर्ण रोग हैं। इनसे बचने के लिए अपन को बीजों को उपचारित करना चाहिए। बीजों को उपचारित करने के लिए अपन क्लोरोपाइरीपास 450 ml काम में लेंगे, पानी में इसको घोलेंगे, आवश्यकता अनुसार पानी लेकर के 450 ml क्लोरोपाइरीपास को 100 किलोग्राम बीजों को उपचारित करेंगे। उपचारित करने के बाद छाया में सुखा देंगे, और सूखने के बाद इनका उपयोग बुआई में करेंगे। दूसरा 20% नमक के घोल में यदि बीजों को डुबाए रखें तो ईयर कोकल और टुंडू रोग से फसल को बचाया जा सकता है। अंतिमतः अपन बात करते हैं खाद व उर्वरक की। तो 1 हेक्टर भूमि में 10 से 15 टन गोबर की खाद का उपयोग करेंगे। ये खाद अपन को डालनी है जो अपन खेत की तैयारी करें एट द टाइम ऑफ सॉइल प्रिपरेशन। उसके साथ नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फॉस्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम। इनका एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मेथड है कि फुल डोज ऑफ FIM एंड फुल डोज ऑफ P2O5 एंड फुल डोज ऑफ K2 एट द टाइम ऑफ सॉइल प्रिपरेशन, एंड रिमेनिंग नाइट्रोजन सप्लाई 1/3 पार्ट। कह सकते हैं कि अपन को जब गोबर की खाद, पोटास और फॉस्फोरस एक साथ काम में लेना है जो अपन खेत की तैयारी करें। नाइट्रोजन को अपन को 3 भागों में देना है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा घुलनशील है और भूमि के नीचे के संस्तरों में बैठ जाती है। इसका उपयोग 3 भागों में करेंगे। एक भाग का उपयोग करेंगे जब ये तीनों दी जा रही हैं तब, और दूसरे भाग का उपयोग अपन रिक्वायर आवश्यकता के अनुसार करेंगे। उसके बाद सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। गेहूं के क्रिटिकल पीरियड के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। क्रिटिकल पीरियड का मतलब है कि किसी भी फसल की वह अवस्था जब उसे सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती हो। यदि इस समय पानी न मिले तो उपज पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए गेहूं के जो क्रिटिकल पीरियड हैं वो 4 हैं। CRI स्टेज को अपन बोलेंगे शीर्ष जड़ें बनते समय। ये बुआई के 21 दिन के बाद बनने लगती हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि यदि गेहूं की बुआई के 21 दिन के बाद जड़ें बनती हैं तो पौधा भोजन कहाँ से लेता है। तो 21 दिन तक वो भ्रूण से ही भोजन लेता है। 21 दिन के बाद जड़ें बननी प्रारंभ होती हैं। उस अवस्था को कहा जाता है CRI स्टेज या शीर्ष जड़ें बनते समय। दूसरी स्टेज है टिलरिंग स्टेज। टिलरिंग स्टेज का मतलब है टिलर्स बनते समय। जब गेहूं के पौधे के ऊपर इस प्रकार से कल्ले बनने लगते हैं, यहाँ से इस प्रकार से, इनको टिलर कहा जाता है या कल्ले बनते समय। बुआई के लगभग 40 से 45 दिन के बाद टिलरिंग स्टेज आती है या कल्ले बनने लगते हैं। और तीसरी स्टेज है फ्लावरिंग स्टेज, पुष्प बनते समय। इस समय सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। मिल्क स्टेज या दूध अवस्था, जब दानों के ऊपर सफ़ेद हल्के दाने हैं, जब इनको अपन तोड़ें तो सफ़ेद दूध जैसा पदार्थ निकलता हो, इस स्टेज को मिल्क स्टेज या दूधी अवस्था कहा जाता है। हम जी सर बंद कर दो। यहाँ तक क्लियर सबका? हाँ, तो अपन ने इससे जस्ट पहले अपन ने पढ़ा था बुआई का समय और बीज दर के बाद अपन पढ़ेंगे कि खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे मानना है कि यदि फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला फैक्टर वीट है। लगभग 70 से 80% नुकसान ये कुल फसल उत्पादन को पहुंचा सकता है। गेहूं में यदि खरपतवार की बात करें तो मुख्य खरपतवार गुली डंडा। इस गुली डंडा को गेहूं का मामा, गेहूं साग भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है फेलिरिस माइनर। एक बार पुनः सुन सकते हो, द साइंटिफिक नेम ऑफ गेहूं साग फेलिरिस माइनर। चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार होते हैं, ब्रॉडली फीड जितने भी होते हैं, उन सबको नियंत्रण करने के लिए 2,4-D-एमाइड 750 ml 30 से 35 दिन बाद बुआई के इसका उपयोग करें। अब समस्या यह है कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन से होते हैं, तो अपन एक छोटे से फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार अपन जैसे यूं लिखें कि JK एक सीमेंट की कंपनी है, इसका मैनेजर है मनोज कुमार दाखड़ या मनोज कुमार दाखड़। गठिया सीमेंट देने के चक्कर में BPS स्कूल वालों ने इसको जल के बेटा
फिर HBM प्रबल्य में मारेंगे। तो देखिए यहाँ J का मतलब है जंगली चौड़ाई, K का मतलब है कर्षण मील, B का मतलब 22, P का मतलब 72, S का मतलब सेंजी, H का मतलब ग्रेडपुरी, D का मतलब बथुआ, M का मतलब मकोई। तो ये जितने हैं, ये जितने आप राउंड में देख रहे हो, HBM, ग्रेडपुरी, बथुआ, मकोई, 22, 72, सेंजी, कर्षण मील और जलकुंभी, ये सारे के सारे चौड़ी पृथ्वी के खरपतवार। और M के D ये सभी पृथ्वी के खरपतवार। M का मतलब है मोथा, K का मतलब कासनी और D का मतलब दूब घास। तो मोथा, कासनी और दूब घास चौड़ी पृथ्वी के खरपतवार हैं। जंगली चौड़ाई, कर्षण मील, बथुआ, पत्थर, सेंजी, हिरणपुरी, बांसुरी, मकोई, ये सारे चौड़ी पृथ्वी के खरपतवार हैं। इनमें से जो चौड़ी पृथ्वी का खरपतवार गेहूं में वृद्धि करेगा उसके नियंत्रण के लिए 240 एमाइड 750 ml का उपयोग करना है बुआई के 30-35 दिन बाद में। उसके बाद कीट नियंत्रण की अपन बात करें, मुख्यतः जो कीटों का इफेक्ट होता है वो दीमक है, चेपा व तेला। दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 cc 4 लीटर सिंचाई जल के साथ इसका उपयोग कर रहा है। ध्यान दें, दीमक बलुई मृदा के अंदर सबसे ज्यादा मूंगफली, गेहूं इन पर अपना इफेक्ट डालती है और सबसे ज्यादा बलुई मृदा पर इसका प्रभाव होता है। इसके साथ साथ सिंचाई के अभाव में भी इसका प्रभाव ज्यादा होता है। इसलिए क्लोरोपाइरीफास 20 cc का उपयोग करना है 4 लीटर प्रति हेक्टर और सिंचाई जल के साथ इसका उपयोग करना। यदि अपन फुहारा विधि अपनाते हैं सिंचाई के लिए तभी ही सिंचाई जल के साथ कीटनाशक दवाओं का उपयोग हो सकता है। यहाँ गेहूं है तो अपन ड्रिप विधि का तो उपयोग कर नहीं सकते, यहाँ फुहारा विधि सबसे ज्यादा सफिशिएंट रहेगी। उसके बाद अपन करें चेपा व हरातेला, ये दोनों ही पत्तियों व कोमल तने के रस को चूसने वाले कीट हैं, अतः इन कीटों को रस चूसक कीट भी कहा जाता है। इनके नियंत्रण के लिए क्या करना है, डाइमिथोएट दवाई का उपयोग करना है। कितनी, 30 cc 0.4% का 0.2% घोल का छिड़काव करना है डाइमिथोएट का। इसी का मतलब होता है जो कीटनाशक सीधा जल में नहीं घुलता उसको पहले एल्कोहल या इत्र के साथ घोला जाता है और उसमें घोलने की दर है इसकी 30 या 22 ग्राम सांद्रता कहलाती है। उसके बाद बच्चों पर बात करें गेहूं में लगने वाले रोग, तो गेहूं की रोली रोग, इसको गेरोही या रस्ट रोग भी कहा जाता है। गेहूं के अंदर 3 प्रकार के रोलियों का प्रभाव होता है या गेरोही या रस्ट का इफेक्ट होता है। सबसे पहले पीली रोली की बात करें, पीली रोली या इसको दाढ़ीदार भी कहा जाता है। ये तीनों ही कवकजनक, कवक से फैलने वाले, इनका पैथोजन है वो फंगल है। बात अपन करें पीली रोली का पैथोजन है पक्सिंगिया स्टिफोरिस कवक, इसका उपयोग सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। ये बात आपको जो पीले रंग में दिखाई दे रही है याद रखनी बहुत ही जरूरी है। इस रोग में क्या होता है, गेहूं की पत्तियों के ऊपर पीले रंग की धारियां बनती हैं, अतः इसका नाम धारीदार भी है। गेहूं की पत्तियों पर पीले रंग की धारियां बनती हैं इसलिए इसको पीली रोली या धारीदार रोली भी कहा जाता है। उसके बाद अपन बात करें ब्राउन रस्ट की या भूरी रोली की, तो भूरी रोली का जो रोग कारक है, जो पैथोजन है वो पक्सिंगिया रिकोंडिटा टिटिसाई है। इस रोग में क्या होता है कि गेहूं की पत्तियों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। ये 2 प्रकार से बनते हैं, प्राइमरी जो स्टेज है तो ये धब्बे एकदम से लाइन में बनते हैं, उसके बाद बिखरे हुए भी बनते हैं। और तीसरा है अपन ब्लैक रस्ट, इसका जो रोग कारक है वो पक्सिंगिया ग्रेमिनेटिसाई है। इस रोग में क्या होता है, गेहूं के तने के ऊपर काले रंग के धब्बे बनते हैं। उन दोनों में पत्तियों के ऊपर काले रंग के धब्बे बने हैं, इनमें पौधे के तने पर एक लाइन में काले रंग के धब्बे बनते हैं ब्लैक रस्ट में। इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा का उपयोग करना है, 0.2% का छिड़काव करेंगे और सल्चक्कर अपनाएंगे तो इस रोग पर नियंत्रण हो सकता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें आवर्त कष्ट रोग या इसको लूज समर डिजीज भी कहा जाता है। लूज समर डिजीज है एक अंतः बीजजनित रोग है या अपने कह सकते हैं कि सीड बोर्न डिजीज है। इस रोग के अंदर क्या होता है, गेहूं के बालियों के अंदर दानों की जगह काले रंग का चूर्ण बन जाता है। अनावर्त पेपा रोग एक अंतः बीज रोग है। इस रोग में गेहूं की बालियों में दानों की जगह काले रंग का चूर्ण बन जाता है। अंतः बात अपन करें करनाल बट, करनाल बट यूं कहा जाता है कि
इसको सबसे पहले करनाल हरियाणा में देखा गया था और इस रोग से प्रभावित खेत के अंदर सड़ी हुई मछली जैसी गंध आने लगती है। यह रोग एक कवक जनित रोग है। कवक का नाम है निगोसिया इंडिका। करनाल बर्ड रोग निगोसिया इंडिका नामक रोग से फैलता है और इस रोग में गेहूं के खेत के अंदर सड़ी हुई मछली जैसी दुर्गंध आने लगती है। अंततः अपन बात करें मूल्या रोग। मूल्या रोग का रोग कारक है सूत्रकृमि। नेमाटोड से यह फैलता है। सूत्रकृमि का नाम है हेट्रोडेरा एवनसाई। हेट्रोडेरा एवनसाई नामक सूत्रकृमि से यह रोग फैलता है। उसके बाद गेहूं की कटाई व उपज की बात की जाए तो जब दानों के अंदर 20% नमी हो उस समय गेहूं की कटाई करनी चाहिए और कटाई करने के बाद दानों का भंडारण है 10% नमी पर करनी चाहिए। गेहूं की औसत उपज 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मानी गई है। इसका कटाई का जो सूचकांक होता है वो 40 या हार्वेस्ट इंडेक्स अपन बोल सकते हैं। 40 से 45% इसका हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। आपको ध्यान रहे कि फसलें हैं 12वीं के सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बार बार आपको ये बात रिपीट कर रहा हूं और अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।